है आप सभी का आपके अपने चैनल JAS अकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम सभी ने सीखा था ट्रायल बैलेंस, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस के रूल्स वगैरह भी हमने सीखे थे। आज की वीडियो में हम आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं कि फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में प्रिपेयर होता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च को जितनी भी कंपनी फर्म हैं, प्रोप्राइटर हैं, ऑनर्स, वो सब अपने ट्रेड के, अपने बिजनेस के लास्ट फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है और पूरे होल फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है कि होल फाइनेंशियल ईयर में एक व्यापारी को कितना प्रॉफिट हुआ था, कितनी लॉस हुई थी, इसलिए उसको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं वो सभी लोग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपने बही खातों को, अपने अकाउंटेंसी वर्क को करते हैं। जितनी कंपनी है, फर्म है, बिजनेसमैन है। बट एक USA, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो अपने फाइनल अकाउंट को कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है, यानी कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को वो अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है। अमेरिका की कंपनी, फर्म, बिजनेसमैन, वो सब अपने फाइनल अकाउंट को 31 दिसंबर को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ऑल वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं वो अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं 31 मार्च को, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। तो 31 मार्च को हमारे इंडिया में भी 31 मार्च को कंपनी, फर्म या बिजनेसमैन अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं होल फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में सिखाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, इसका फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन मोटिव क्या है कि जो भी बिजनेसमैन है परचेसिंग, गुड्स की परचेसिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, टोटल होल फाइनेंशियल ईयर में उसकी टोटल परचेसिंग कितनी थी, होल फाइनेंशियल ईयर में उसकी सेल्स कितनी थी, गुड्स कितना आउट हुआ, कितना इनवर्ड हुआ, इन बातों को कैलकुलेट करने के लिए, एंड टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस ऑफ द फर्म, ऑफ द बिजनेस, इसको कैलकुलेट करने के लिए वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो जाने से हमको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस का पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस को टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस भी कहा जाता है। इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे देखिए फॉर्मेट कैसे होता है। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट साइड में आपको डेबिट का और राइट साइड में क्रेडिट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम, फिर रिपीट करना है पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम गुड्स के इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि गुड्स कितना आ रहा है, कितना डिस्ट्रॉय हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सेल कितनी हुई, परचेसिंग कितनी हुई, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स के बारे में, गुड्स से रिलेटिव आइटम्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट में नोट डाउन करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, गुड्स से रिलेटिव जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के, वो सब आपको नोट डाउन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे 2 साइड, लेफ्ट साइड में 2 लगेगा और बाई साइड, क्रेडिट साइड में बाई लगेगा, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 2 टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि बिजनेसमैन के पास में, उसकी शॉप में कितना गुड्स अवेलेबल था स्टार्टिंग में, उसको यहाँ पर मेंशन करना है। 2 परचेसेस, कितना और रॉ मटेरियल खरीदा गया है, कच्चा माल खरीदा गया है, परचेसेस, और इसमें से लेस करना है आपको रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके एग्जैक्ट अमाउंट आपको बाहर शो करना है, आउटवर्ड शो करना है। परचेसेस, हम अपने सप्लायर से क्रेडिट परचेस या कैश परचेस
नगद खरीदा, उधार खरीदा, इन दोनों परचेसेस को आपको लिखना है। इसमें से जितना भी डिफेक्टिव गुड्स है आपने अपने सप्लायर को वापस किया है, रिटर्न आउटवर्ड भी कर सकते हैं, परचेसेस रिटर्न, परचेस में से परचेस रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करना है, तो एग्जैक्ट परचेस जो नेट परचेसेस आएगी, नेट परचेस को आपको बाहर आउट शो करना है। इसके बाद हम और लिखेंगे कैरेज ऑन परचेसेस। कैरेज ऑन परचेसेस का मतलब है कि कितना भाड़ा लगा, जो भी गुड्स वगैरह रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसकी लोडिंग कराने में, उसको लाने में कितने रुपए का भाड़ा लगा, उसको आपको कैरेज ऑन परचेसेस। एक्सपेंडिचर, ऑल टोटल एक्सपेंडिचर आर डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आपको डेबिट में करना है शो, और जितनी भी इनकम्स होंगी, प्रॉफिट होंगे, गेन्स होंगे, उनको आपको क्रेडिट में शो करना है। यहाँ पे और लिखना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को शो करना है। मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है, और ऑफिस ओवरहेड्स को आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना है। तो यहाँ पर आपको फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में वर्क होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्ट को बनाने का काम। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं उनको आपको यहाँ पे शो करना है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग। ध्यान रखिए इस बात का कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम फैक्ट्री के ओवरहेड, कारखाने के जितने ऊपरी व्यय हैं उनको आप व्यापार खाते में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आप शो करते हैं डेबिट साइड में। तो यहाँ पर फैक्ट्री के ओवरहेड आपको शो करने हैं, ऑफिस ओवरहेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको शो करने हैं। तो यहाँ पर हमने फैक्ट्री के ओवरहेड्स लिख दिए, और भी जो बातें हैं जैसे कि गुड्स से रिलेटिव वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट मीन्स जब भी हम अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से गुड्स को मंगवाते हैं, परचेसिंग करते हैं अदर कंट्री से, उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं। अगर हम किसी भी अदर कंट्री को गुड्स की सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। इम्पोर्ट यानी कि विदेशों से हमने, अन्य देशों से, अदर कंट्री से हमने गुड्स को परचेस किया है। हमको भारत सरकार को, यहाँ की जो भी इंडियन गवर्नमेंट है उसको हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी ये टैक्स मानते हुए कि हमने इम्पोर्ट किया है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। जो भी गुड्स हम खरीदते हैं, गुड्स की खरीद पर यानी कि परचेसिंग पर जितने भी ओवरहेड होते हैं, ओवरहेड ऑन परचेसेस, ओवरहेड ऑन परचेसेस को आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड शो करना है। इसके बाद में म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस का मतलब होता है कि जो भी नगर महापालिका के व्यय हैं, जैसे कि हमारे पास में ट्रैक्टर है या वैन वगैरह है जो भी लोडिंग के लिए है, वो गुड्स लोड करके लेके जा रही है, रास्ते में कहीं पे जो भी अधिकारी हैं नगर महापालिका के वो हमारे ट्रक को रोक रहे हैं, तो वो हमारे ट्रक से जो भी टैक्सेस का कलेक्शन करते हैं वो म्यूनिसिपल टैक्स कहलाता है। ये भी, इसको भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड शो करना है। वेजेस, मजदूरी, वेजेस को भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में शो करना है, वेजेस को भी। तो मजदूर जो होते हैं, लेबर, उनको वेजेस पे की जाती है। मजदूर लेबर काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, इसलिए हम वेजेस को डेबिट साइड में शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्रेडिट साइड में शो करने वाले आइटम्स, बाई सेल्स। सेल्स में गुड्स आउट होता है तो इसलिए हमने सेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। गुड्स का इनवर्ड होना और गुड्स का आउटवर्ड होना क्रेडिट में। सेल्स, और सेल्स में से माइनस करना है, लेस करना है रिटर्न, यानी कि रिटर्न इनवर्ड। नेट सेल्स आउट शो होगी। तो सेल्स यहाँ पे आपको करनी है मेंशन, चाहे वो कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो। टू टाइप्स की सेल है, क्रेडिट सेल, कैश सेल्स।
टोटल सेल एंड टोटल सेल में से माइनस होगा सेल्स रिटर्न इनवर्ल्ड। जिस तरह से आपने अपने सप्लायर को डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया था, रिटर्न आउटवर्ल्ड हुआ था परचेसेस रिटर्न, उसी तरह से आपके कस्टमर भी आपको डिफेक्टिव गुड्स वापस कर देते हैं, ये रिटर्न इनवर्ल्ड है, सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न टोटल सेल में माइनस होगा। टोटल सेल क्रिएट होती है क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल से इज इक्वल टू टोटल सेल। तो टोटल सेल में से आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न, कस्टमर से डिफेक्टिव गुड्स वापस आ रहा है, माइनस करके एग्जैक्ट जो सेल होगी, नेट सेल होगी, वो आउट आपको शो करनी है, आउट। अब यहाँ पर आपको बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स बिजनेस में हमारी शॉप में बिकने से रह जाता है उसको अनसोल्ड गुड्स या क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है हमेशा मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यू इनमें से जो भी कम हो उस पर कैलकुलेट होती है। जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि 10,000 की गुड्स को हमने ख़रीदा और स्टोर किया। ये स्टोर्स में हमारे रखा हुआ गुड्स है, जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, अनसोल्ड गुड्स है, ये बिकने से रह गया है। जो गुड्स बिकने से रह जाता है और हमारे पास में स्टोर किया हुआ रह जाता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी एक शॉप है तो शॉप का टोटल गुड्स 31 मार्च को सेल नहीं हो जाता कि टोटल गुड्स आपका 31 मार्च को सेल हो गया, उसके बाद में आपने 1 अप्रैल से फिर से आपने एक स्टार्टिंग की अपनी शॉप की, ऐसा नहीं होता। 31 मार्च को भी आपकी शॉप में कुछ ना कुछ गुड्स बिकने से रह जाता है, और जो गुड्स आपका 31 मार्च को बिकने से रह गया, सेल होने से रह गया, अनसोल्ड गुड्स है, वो क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहाँ पर 10,000 का हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक है, अवेलेबल है, और इसको मैंने कैलकुलेट किया अकाउंटिंग बुक्स में 8,000 रुपीज़ में, 8,000 रुपीज़ में हमने कैलकुलेट किया, जबकि इसकी वैल्यू क्या है, 10,000 है। मार्केट में इसकी वैल्यू 12,000 है। अगर हम इस क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट में सेल करेंगे तो ये 12,000 का गुड्स हमारा सेल होगा, मार्केट वैल्यू, ये हमारी मार्केट वैल्यू है। 10,000 के गुड्स को हमने मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट में अगर हम सेल करेंगे तो 12,000 का बिकेगा, लेकिन हमने इसको अकाउंटिंग बुक्स में, अपनी पर्सनल अकाउंटिंग बुक में इसको 8,000 का कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको 12,000 का अकाउंटिंग बुक में कैलकुलेट करना था, बट हमने इसको 8,000 का कैलकुलेट क्यों किया हुआ है, इसके पीछे एक रीज़न है, और 2,000 रुपये और कम करके हमने कैलकुलेट किया हुआ है अपनी अकाउंटिंग पर्सनल अकाउंटिंग बुक में। ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो 10,000 है एंड मार्केट वैल्यू इसकी 12,000 है। कॉस्ट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इनमें से जो भी कम हो, ये ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कैलकुलेट होता है कॉस्ट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इनमें से जो भी कम हो उस रेट पर होता है। भले ही उसका आगे चल के फ्यूचर में रेट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, कम से कम हो जाए, वो बात अलग की है। होता क्या है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि जब भी आगे फ्यूचर में किसी भी लॉस की संभावना है, किसी भी लॉस का डाउटफुल बना हुआ है, डाउट बना हुआ है, तो उस लॉस को हम पहले अकाउंटिंग बुक में कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमको ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि हमारे पास में जो 10,000 का गुड्स स्टोर किया हुआ है वो आगे फ्यूचर में 12,000 का बिकेगा या 8,000 का बिक सकता है या 9,000 का बिक सकता है। ये कोई डेफिनेट नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस होता है ये अप डाउन होता रहता है। तो हमको अपने पास में जो भी प्रॉपर्टीज़ रखी है, यानी कि स्टॉक रखा है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, क्या नहीं होगी आगे फ्यूचर में, ये डेफिनेट नहीं होता। इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यू से कम पर कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम अनसोल्ड गुड्स को यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू फाइंड करेंगे। हम वेस्ट पेपर पर जितने भी डेबिट आइटम्स हैं इसको ऐड करेंगे और क्रेडिट आइटम्स भी ऐड करेंगे। अगर डेबिट डिजिट ज़्यादा लार्ज है और क्रेडिट कम है तो डेबिट से क्रेडिट माइनस करना है, और डेबिट से क्रेडिट, डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल बड़ा है, डिजिट बड़ी है और क्रेडिट छोटा है, तो उसको माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगी, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है। और यही डिफरेंस बनी आपको लिखना होगा ग्रॉस लॉस।
ये ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन आ जाएगा, बैलेंस यहाँ पर मेंशन करना है। अगर सपोज दैट मान लीजिए क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो डिफरेंस मनी हमारी प्रॉफिट आ जाएगी, और इस प्रॉफिट को आपको डेबिट में शो करना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, यहाँ पे ग्रांड टोटल मेंशन करना है। ग्रांड टोटल अकाउंट को क्लोज कर देना है, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। नेक्स्ट जो अकाउंट फाइनल अकाउंट में ओपन होता है वो होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट के बिहाफ पर ओपन होता है। तो चलिए अब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताते हैं कि कैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे आपको डेट मेंशन कर देनी है फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ, क्योंकि ये डेफिनेट डेट में प्रिपेयर होगा 31 मार्च को या 31 दिसंबर। फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ डैश 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 31 दिसंबर को वो कंपनीज, वो फर्म अपने अकाउंट प्रिपेयर करती हैं जो अमेरिका की हैं, यूएसए की हैं। अदर कंट्री ऑल वर्ल्ड में जो भी कंपनीज, फर्म या बिजनेसमैन हैं वो अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो 31 दिसंबर को अपने अकाउंट प्रिपेयर करता है। अब यहाँ पर आपको जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया था ट्रेडिंग में, उसको यहाँ पर आपको ब्राउट डाउन चेंज करना है, यानी कि उसको आपको आगे लेकर आना है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट को हिंदी में कहा जाता है सकल लाभ। सकल लाभ आगे लेकर आए। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, उधर कैरेट डाउन था, इधर ब्राउट डाउन, यानी कि हम ग्रॉस प्रॉफिट के बैलेंस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम ले आए हैं और यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आई हुई होती तो हम उसको डेबिट साइड में यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। टू ग्रॉस लॉस ब्राउट डाउन, ग्रॉस लॉस को हम ट्रेडिंग से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, वो लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड में आपको इनकम्स गेंस यहाँ पर शो करने हैं। ये ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर ऑफिस एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, ऑफिस ओवरहेड आपको मेंशन करना है, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस के जो खर्चे होंगे उनको आपको यहाँ पर शो करना है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस क्लीनिंग, और एक्सपोर्ट ड्यूटी। हमने ट्रेडिंग के डेबिट साइड में इंपोर्ट ड्यूटी लिखा था, यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखा है। फिनिश गुड्स, जो भी हमारे पास में फिनिश गुड्स होता है उसकी सेलिंग की जाती है कस्टमर को, और गुड्स की सेलिंग करने पर जो भी ओवरहेड होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, आउटवर्ड एक्सपेंडिचर, उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। फिनिश गुड्स हो जाने के बाद में निर्मित जो भी माल है हमारे पास में फिनिश गुड्स है, उसकी सेलिंग हम अदर कंट्री में करते हैं, अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। अदर कंट्री में गुड्स को सेल करना एक्सपोर्ट कहलाता है, और हमको टैक्स पे करना होगा सरकार को, उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको शो करना है। सेलिंग ओवरहेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेसिंग ओवरहेड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आपको सेलिंग ओवरहेड है ये, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी गुड्स की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं उसको भी आपको डेबिट साइड में शो करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को भी आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो करना है। डेप्रिसिएशन का मीन्स होता है कोई भी टेंजिबल एसेट्स होती है उसके कंटिन्यू यूज़ करने से उसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती चली जाती है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये मार्कर मैंने कभी भी न्यू ख़रीदा होगा तो 20 रुपये का हमको MRP पे मिला, लेकिन प्रेजेंट टाइम इसकी वैल्यू कम हो गई है क्योंकि ये 20 रुपये का मार्केट में दोबारा नहीं बिक पाएगा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमने इसको कंटिन्यू यूज़ किया हुआ है और इस वजह से इसमें डेप्रिसिएशन लग गया है, इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है कि जो भी टेंजिबल एसेट्स के कंटिन्यू यूज़ करने से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना है। इसके बाद में और भी जो भी एक्सपेंडिचर हैं जैसे कि कमीशन पे किया गया है, कमीशन पेड, रेंट पेड, बैड डेब्ट्स, बाई साइड में आपको शो करना है बाई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। हमने टू साइड पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के टू साइड पे डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स लिखा है, टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब है कि जो पैसा डूब गया है, कस्टमर से नहीं मिल पाया, हमारे डेप्टर से रियलाइज नहीं हो पाया, वसूल नहीं हो पाया, वो हमारा बैड डेब्ट्स में चला गया, ये हमारी इनडायरेक्ट लॉस है। बैड डेब्ट्स रिकवर, जो मैंने बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर में या लास्ट मंथ में जो भी मैंने बैड डेब्ट्स ये मान रखे थे कि हमारे कस्टमर से, हमारे डेप्टर से रियलाइज़ नहीं हो पाएगा, और वो अब हमको रिकवर हो गया है। यानी कि 31 मार्च को जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो 31 मार्च को हमको वो बैड डेब्ट्स रिकवरी हो गई है, हमको बैड डेब्ट्स वसूल हो गया है, इसलिए हमारा प्रॉफिट है। और बाई साइड में जो भी इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स होंगे उनको भी आपको शो करना है, बाई कमीशन रिसीव्ड, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। डेबिट साइड में सैलरी भी आपको नोट डाउन करनी है, सैलरी अकाउंट। देखिए वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर ट्रायल में वेजेस एंड सैलरी दी हो तो वेजेस एंड सैलरी को आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। इसको कहाँ करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस एंड सैलरी दी होगी तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। एंड सैलरी एंड वेजेस दिया होगा तो आपको उसको प्रॉफिट लॉस पीएल अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड आपको शो करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी एंड वेजेस पीएल अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पर ये देखिए सैलरी का मतलब है कि सैलरी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर वेजेस ज़्यादा है, तो वेजेस को एग्जैक्ट हम वहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हैं और सैलरी को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हैं। ये ऑफिस ओवरहेड है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है।
अब यहाँ पे लास्ट हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर डेबिट साइड में ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में टोटल कम है तो माइनस करके जो डिफरेंस मनी फाइंड आउट होगी वो हमको नेट लॉस बताएगी कि नेट लॉस भी है। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस कैरिड डाउन, क्योंकि ये भी फाइनल अकाउंट का लास्ट स्टेप बाकी है, बैलेंस शीट। कैरिड डाउन का मतलब है नेट लॉस को आप लेके जाएंगे आगे, ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, अगर सपोज दैट क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके हमारा जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। अभी फाइनल अकाउंट का लास्ट स्टेप बाकी है, बैलेंस शीट, और नेट प्रॉफिट को नेट लॉस को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब आइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम समझते हैं। ये पीएल का फॉर्मेट बन चुका है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें टू और बाई का यूज़ नहीं होता, डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होता, और ये एक स्टेटमेंट है जो बिजनेसमैन की अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। ये एक स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट में ऑल टोटल लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स यहाँ पे शो होती हैं। लायबिलिटीज़ टू टाइप्स की हैं, इनवर्ड लायबिलिटीज़ एंड आउटवर्ड लायबिलिटीज़। एसेट्स टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, अनकरंट एसेट्स, और टोटल एसेट्स को यहाँ पर आपको एसेट्स के कॉलम में शो करना है। लायबिलिटीज़ में ऑल टोटल जितनी भी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ का मतलब है कर्ज, जो बिजनेस के ऊपर कर्ज वाली बातें हैं उनको आपको शो करना है। इनवर्ड लायबिलिटीज़ एंड आउटवर्ड लायबिलिटीज़, जैसे कि कैपिटल, कैपिटल भी बिजनेस के ऊपर कर्ज मानी जाती है, क्योंकि ये प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में लगाई हुई है और वो अपनी ही कैपिटल पर इंटरेस्ट वसूल करता है अपने बिजनेस से, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो प्रोप्राइटर ने अपने ही धन को, अपने ही मनी को इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, और वो अपने बिजनेस से ही लगाए हुए धन पर, लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट वसूल करता है। इसलिए वो कैपिटल बिजनेस के लिए कर्ज मानी जाती है, लायबिलिटी मानी जाती है। तो वो इनवर्ड लायबिलिटी है, कैपिटल इनवर्ड लायबिलिटी है। एंड क्रेडिटर्स, जो भी हमारे सप्लायर हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है या उधार रुपए लिए हैं, बैंक लोन वगैरह है, उसको भी आउटवर्ड लायबिलिटी मानते हुए लायबिलिटी के कॉलम में शो करना है। तो ऑल टोटल लायबिलिटी एंड ऑल टोटल एसेट्स आपको बैलेंस शीट में शो करनी है, जिससे बिजनेस की एग्जैक्ट हमको फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो आइए देखिए इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट 31 मार्च को प्रिपेयर होगा या 31 दिसंबर। एज ऑन करके यहाँ पर डेट मेंशन करनी है आपको। लायबिलिटीज, दायित्व का कॉलम, एसेट्स, जितनी भी संपत्तियां हैं, चल अचल जो भी संपत्तियां होंगी, अमूर्त मूर्त संपत्तियां, अमाउंट का कॉलम। लायबिलिटीज में इनवर्ड लायबिलिटीज एंड आउटवर्ड लायबिलिटीज आपको शो करनी है। सबसे पहले कैपिटल, प्रोप्राइटर्स पर्सनल अकाउंट कैपिटल। कैपिटल में ऐड करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो भी आपको हुआ था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपने प्रिपेयर किया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट हुआ था उसको आपको कैपिटल में ऐड करना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं कि 10,000 रुपये से हमने बिजनेस की स्टार्टिंग की, 2,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, तो हमारी कैपिटल हो गई 12,000 रुपीज़ की। 10,000 के इन्वेस्टमेंट से हमने व्यापार को स्टार्ट किया था और 2,000 रुपये के प्रॉफिट को हमने कमाया, अर्न किया, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई, 12,000 रुपीज़ हो गई। इसी तरह से आपको कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करना है। नेट प्रॉफिट की एडिंग होगी। हाँ, अगर मान लीजिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट लॉस आई हुई है तो नेट लॉस को आपको माइनस भी करना है।
अगर मान लीजिए नेट लॉस आई होती तो नेट लॉस को माइनस करते, नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, नेट लॉस को माइनस करना है, फिर आपको माइनस करना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है कि प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनल कंजम्पशन। अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर ने अपनी ही शॉप से, अपने बिजनेस से कैश को ड्रॉ किया हुआ है, गुड्स को ड्रॉ किया हुआ है सेल्फ कंज्यूम करने के लिए, उसको कहा जाता है ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स आहरण को आपको माइनस करना है, ड्राइंग्स को आपको माइनस करना है, क्योंकि इससे कैपिटल हमारी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जैक्ट जो अमाउंट आएगा उसको अमाउंट में आपको शो कर देना है, एग्जैक्ट जो हमारी नेट कैपिटल आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स शो करने हैं, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जिन बिल का पेमेंट आपको करना है, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है कि जिनकी अदायगी, जिनका रुपया आपको वापस करना है 1 साल के अंदर, 1 ईयर की टाइमिंग होती है, 1 ईयर में आपको इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट के साथ में पे आउट करना है, टोटल प्रिंसिपल आपको पे कर देना है। शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, जिनका पैसा आपको 1 साल से अधिक के लिए, 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपको इंस्टॉलमेंट पे करते रहना है, वो लॉन्ग टर्म लोन है। और एसेट्स में आ जाइए, एसेट्स में हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां, ऐसी एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका आकार प्रकार होता है, साइज होता है, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर, फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स है, इसका आकार प्रकार है, रंग रूप है, तो इसलिए ये टेंजिबल एसेट्स हैं। इसको गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है, इसको हम देख नहीं सकते, ओनली फील हो सकता है ये गुडविल, क्योंकि गुडविल के बिहाफ पर ही एक प्रोप्राइटर, एक फर्म, एक कंपनी अपने प्रॉफिट को अर्न करने का मेन पावर रखती है। तो गुडविल एक ऐसा पावर है जो फर्म की अर्निंग के लिए, फर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने के लिए कारगर है। ठीक है, एक इनटेंजिबल एसेट्स है गुडविल। और गुडविल के बाद में मशीनरी टेंजिबल एसेट्स है। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस करके आपको बाहर शो करना होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके बाहर शो कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद मशीन के बाद पेटेंट, टूल्स, इक्विपमेंट्स, डेप्टर्स, डेप्टर्स जिनको आपने उधार माल बेचा है, क्रेडिट सेलिंग की है, या आपने क्रेडिट इशू किया है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराया, डेप्टर्स। और इसमें गुड्स इन ट्रांसिट, वैसे तो ये देखा जाए एक एडजस्टमेंट की बात है, गुड्स इन ट्रांसिट। एडजस्टमेंट का लेसन मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, एडजस्टमेंट के साथ में कैसे आपको प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट। बट यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है गुड्स इन ट्रांसिट। 31 दिसंबर आ गया है या 31 मार्च आ गया है, फाइनल अकाउंट हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं, जिसमें हमने बैलेंस शीट बनाने बैठे हैं। और उसी वक्त हमारे सप्लायर ने हमको गुड्स की सेंडिंग कर दी है, और गुड्स हमारा ट्रांसिट यानी कि रास्ते में है, हमारी फर्म तक, हमारे बिजनेस तक का भी पहुंचा नहीं है। हमारे सप्लायर के से चल दिया है, लेकिन वो अभी रास्ते में है, हमारी फर्म तक पहुंचा नहीं है, तो उसको कहा जाता है गुड्स इन ट्रांसिट। और वो अभी तक का हमको डिलीवर नहीं हो पाया, हमारे हैंड ओवर नहीं हुआ है, अभी रास्ते में है, तो उसको गुड्स इन ट्रांसिट कहेंगे। ये हमारी एसेट्स भी है और ये हमारी लायबिलिटी भी है। तो आपको दोनों साइड में शो करना है, लायबिलिटी एंड एसेट्स, दोनों साइड में आपको गुड्स इन ट्रांसिट को शो करना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए सप्लायर ने गुड्स की सेंडिंग कर दी है, भेज दिया है, अभी वो रास्ते में है, हमको हैंड ओवर हुआ नहीं, हमको डिलीवर हुआ नहीं।
रास्ते में मान लीजिए टूट फूट हो जाए या चोरी हो जाए तो उसका रिस्क बना हुआ है, सप्लायर का भी रिस्क है प्लस मेरा भी रिस्क है, दोनों का रिस्क है। उधर सप्लायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इधर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रास्ते में गुड्स है और गुड्स का भी चोरी हो जाना या टूट फूट जाना, इसका रिस्क दोनों को है। इसीलिए गुड्स इन ट्रांसिट हमारी संपत्ति भी है, हमारे एसेट्स है एंड हमारी लायबिलिटी भी है गुड्स इन ट्रांसिट। और इसका अब लास्ट में ग्रांड टोटल लगाएंगे। ये हमारे अकाउंटेंसी का लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, बैलेंस शीट भी। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका ग्रांड टोटल एग्जैक्ट इक्वल आता है। इक्वल का मतलब यही हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर हम फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्क कर रहे थे। तो डबल एंट्री सिस्टम हमको ये बताता है कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है, यानी कि टू पार्टीज इफेक्टिव होती हैं, एक पाने वाला और एक देने वाला। हमेशा दोहरा लेखा प्रणाली में डबल एंट्री सिस्टम में एक व्यक्ति पाने वाला है और एक व्यक्ति देने वाला है। तो हम दोनों पक्षकारों की यानी कि टू पार्टीज़ की बुक्स में एंट्री करते हैं, टू पार्टीज़ को इफेक्टिव करते हैं। हम टू पार्टीज़ को इफेक्टिव करते हैं, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम को करते हैं। डबल एंट्री के बिहाफ पर हम यहाँ पर बैलेंस शीट में भी देखिए टू पार्टीज़ हैं, यानी कि बिजनेस में टू होते हैं, लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स। अब लायबिलिटीज़ का जो भी ग्रांड टोटल है एंड एसेट्स का ग्रांड टोटल है ये इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस का भी जो ग्रांड टोटल दिया था डेबिट एंड क्रेडिट वो भी इक्वल था। एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। ट्रायल बैलेंस आपके सामने होगा जिसके बिहाफ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रायल के जितने भी आइटम्स होते हैं वन साइडेड रिकॉर्ड होते हैं, हमेशा यही बात याद रखनी है आपको कि ट्रायल के जितने भी आइटम्स हैं वो वन साइड रिकॉर्ड होगी, उसकी डबल एंट्री नहीं होगी। सेकंड बात ये आ जाती है कि ट्रायल में जो भी क्रेडिट साइड में आइटम्स हैं, ट्रायल के क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड जो भी आइटम्स हैं उसको आपको लायबिलिटीज़ में शो करना है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स आपको लायबिलिटीज़ में शो करना है एंड ट्रायल बैलेंस डेबिट आइटम्स आपको एसेट्स में शो करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट आइटम्स लायबिलिटीज़ एंड ट्रायल बैलेंस डेबिट आइटम्स एसेट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। थैंक यू।